नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? मुंशी प्रेमचंद ने चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को किस नाम से लिखा है? और काफी अच्छा प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, रंगभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम या कायाकल्प। तो देखिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि मुंशी प्रेमचंद ने चौगाने हस्ती जो उर्दू उपन्यास है उसको हिंदी में किस नाम से लिखा था। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। ठीक है, इन्होंने चौगाने हस्ती जो उर्दू उपन्यास था उसको हिंदी में जब लिखा था तो उसका नाम था रंगभूमि। ठीक है, याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रंगभूमि। अच्छा, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। उपन्यास सम्राट अगर आपसे पूछा जाए तो भी मुंशी प्रेमचंद को ही कहा जाता है। और मुंशी प्रेमचंद का अगर नाम पूछा जाए तो वास्तविक नाम उनका क्या है बताइए? मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम है वो मैं आपको बता दूं, धनपत राय। ठीक है, याद रखिएगा उपन्यास सम्राट भी मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है और धनपत राय इनका जो है मूल नाम था। मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वह था धनपत राय। ठीक है, ये 3 चीज आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार या ऑप्शन बी प्रेमचंद, सी जयशंकर प्रसाद या ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। तो देखिए, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? तो याद रखिएगा अगर ये भी प्रश्न आता है तो जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, विदा उपन्यास के रचनाकार हैं। विदा जो कि उपन्यास है, इसके उपन्यासकार कौन है या रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चतुरसेन शास्त्री या ऑप्शन बी मनु भंडारी, सी सियाराम शरण गुप्त या ऑप्शन डी प्रताप नारायण श्रीवास्तव। तो देखिए, विदा उपन्यास के जो रचनाकार हैं, याद रखिएगा कौन है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव। ठीक है, याद रखिए विदा उपन्यास के रचनाकार के बारे में पूछा जाए तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, जो कि इस उपन्यास के रचनाकार हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं अमृत राय या ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, सी राहुल सांकृत्यायन या ऑप्शन डी यशपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, क्योंकि जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषणवादी जो है उपन्यासकार है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास के रचयिता हैं। सूरदास जी की जीवनी पर आधारित उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, सी यशपाल या ऑप्शन डी पांडे वेचन शर्मा। तो देखिए, सूरदास जी की जीवनी पर आधारित जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? तो ये प्रश्न सरल है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। क्योंकि खंजन नयन, आपको देखिए बता दूं क्योंकि आपको अगर क्लियर हो जाएगा साथ ही साथ कि खंजन नयन जो कृति है, जो रचना है, उसके रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। और खंजन नयन किसके ऊपर लिखी गई है? ये आपको पता है, सूरदास जी के जीवन के ऊपर लिखी गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमृतलाल नागर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति को दिया गया था? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न लिया गया है कि 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो किस कृति को दिया गया था? यहाँ पर कृति पूछी है, हो सकता है आपसे रचनाकार पूछ ले कि जो कृति को मिला था उस कृति के रचनाकार कौन है। तो देखिए, दोनों चीज आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी।
2015 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो किस कृति को मिला था? ऑप्शन दिए गए हैं आग की हंसी को, या ऑप्शन बी कड़िया, सी आलोक पर्व को, या दीवार में एक खिड़की रहती थी। अब देखिए किसको मिला था। अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आग की हंसी। 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? आग की हंसी कृति को। और इसके रचनाकार कौन है ये भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। इस कृति के जो रचनाकार हैं वह है रामदरस मिश्रा जी। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को प्राप्त नहीं हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को प्राप्त नहीं हुआ? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी को। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जो सरल प्रश्न है उसमें ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? तमस के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं, क्योंकि तमस पे आधारित प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि देखिए तमस क्या है, अगर तमस आता है कि इसकी विधा क्या है तो याद रखिएगा उपन्यास है। अगर इसके रचनाकार के बारे में आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा भीष्म साहनी, जो कि इसके उपन्यासकार हैं। दो, अब तीसरा यहाँ पर प्रश्न इस पर बन सकता है कि तमस के ऊपर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। याद रखिएगा तमस जो उपन्यास है इस रचना के ऊपर भीष्म साहनी जी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका प्रकाशन वर्ष है वो हम देख लेते हैं कब हुआ था। ऑप्शन ए 1973 में, या ऑप्शन बी 1982 में, सी 1971 में, या डी 1972 में। तो देखिए तमस उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? 1973, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए कि 1973 में तमस उपन्यास प्रकाशित हुआ था। रचनाकार भीष्म साहनी है और इसके लिए तमस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राग दरबारी में किस गांव के जनजीवन का चित्रण है? देखिए राग दरबारी में किस गांव के जनजीवन का चित्रण है? ऑप्शन ए शिवपालगंज, बी बेलारी, सी रामपुर, या डी दरभंगा। तो देखिए राग दरबारी में किस गांव के जनजीवन का चित्रण किया गया था? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, शिवपालगंज। अच्छा, अगर आपको ये प्रश्न इस तरह से पूछ ले कि राग दरबारी रचनाकार कौन है, इस कृति के रचनाकार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा श्री लाल शुक्ल, जो कि राग दरबारी कृति के रचनाकार है। ठीक है, कोई आपका डाउट अगर हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार हैं, सत्यार्थ प्रकाश ये रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या स्वामी विवेकानंद, या दयानंद सरस्वती जी हैं, या रामकृष्ण परमहंस जी हैं। तो देखिए सत्यार्थ प्रकाश आपको पता है, सरल प्रश्न है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश जो है लिखी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा पुस्तक किसने लिखी है? भारतेंदु ने, या ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र ने, या ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त ने, या ऑप्शन डी शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। तो देखिए हिंदी भाषा पुस्तक के जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है वह भी काफी सरल है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी कृति है? सरल प्रश्न है और ये सरल होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न हिंदी की परीक्षा का अच्छा प्रश्न है। भाषा योग वशिष्ठ इस कृति के रचनाकार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर सीधा टिक कर देता हूँ आंसर, बता दूं आपको ये प्रश्न आ सकता है, चांस काफी रहते हैं, राम प्रसाद निरंजनी। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ भाषा योग वशिष्ठ कृति के रचनाकार आपसे पूछा जाए तो राम प्रसाद निरंजनी जो कि इस कृति के रचनाकार हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि? अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे ऑप्शन ए जायस गोत्र में पैदा हुए थे, या जायस मत को मानने वाले थे, या ऑप्शन सी जायस नामक स्थान के निवासी थे, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी को जायसी कहा जाता है क्योंकि
याद रखिएगा जायस नामक स्थान के निवासी थे, ठीक है, उनका जन्म जो है जायस नामक स्थान पर हुआ था, इसी कारण उनको जायसी कहा जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो वो जायस गोत्र में पैदा हुए थे, गलत है। ऑप्शन ए तो बिल्कुल गलत, बी भी गलत है क्योंकि जायस मत को मानने वाले थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जायस नामक स्थान के निवासी थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अगर ये प्रश्न आता है तो। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं, ऑप्शन दिए गए हैं सदल मिश्र हैं, उस्मान है, लल्लू लाल हैं या सुंदरदास हैं। सरल प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लल्लू लाल। ठीक है, एक प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल। अब इसके बाद अगला प्रश्न जो कि काफी सरल है, देखिए पंच परमेश्वर कहानी है पर उसके लेखक कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रा नंदन पंत। समय ज्यादा लेंगे नहीं क्योंकि काफी सरल है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की तो जितनी भी रचनाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है, सब आपको पता होनी चाहिए क्योंकि मुंशी प्रेमचंद पे आधारित प्रश्न तो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, उनकी जितनी भी उपन्यास हैं, जितनी भी उन्होंने कहानियां हैं, मतलब जो भी उनकी रचनाएं, सब आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो देखिए तोड़ती पत्थर कविता के जो है कवि कौन है, तो याद रखिएगा तोड़ती पत्थर कविता के जो रचनाकार हैं, कवि हैं, वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा या कमलेश्वर या ऑप्शन डी रांगे राघव। तो देखिए हार की जीत ये भी कहानी है, जैसे पंच परमेश्वर कहानी है, उसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है। हार की जीत भी एक कहानी है, पर इसके कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुदर्शन। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, सुदर्शन। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पहला है कि वृंदावन लाल वर्मा जी, किशोरी लाल गोस्वामी, माधव राव सप्रे या ऑप्शन डी इंसा अल्लाह खां। तो देखिए रानी केतकी की कहानी, इस जो रचना है, इसके जो रचनाकार हैं वह है इंसा अल्लाह खां, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इंसा अल्लाह खां, जो कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर फिर भी किसी प्रश्न पर आपको डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भाषा और समाज, भाषा और समाज के लेखक कौन है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा या उदय नारायण तिवारी। तो देखिए भाषा और समाज के लेखक कौन है, भाषा और समाज के लेखक कौन है, अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा, जो कि भाषा और समाज के लेखक है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ऑप्शन ए सरहपा को या ऑप्शन बी पुष्य को, ऑप्शन सी सालीभद्र सूरी को या ऑप्शन डी स्वयंभू को। तो देखिए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सरहपा को। ठीक है, अब इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है आपसे, यहाँ पर स्थायी भाव पूछा गया है, यानी पंक्तियां दी गई हैं इस प्रश्न में और स्थायी भाव पूछा गया है। तो देखिए पंक्ति पढ़कर देखते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो देखिए ये यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें पूछा है कि कौन सा स्थायी भाव है। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं इनमें पूछा गया है कि स्थायी भाव कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं विस्मय, ऑप्शन बी रति, ऑप्शन सी शोक या ऑप्शन डी क्रोध। तो देखिए यहाँ पर ये चार स्थायी भाव हैं और ये किस किस के होते हैं ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए शोक यहाँ पर इस पंक्ति का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि
ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनमें किस रस का आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पर करुण रस है, करुण रस का भाव यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, यानी दुख। तो यहाँ पर देखिए दुख शब्द आ गया यानी करुण रस, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शोक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, अब यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जायसी कृत पद्मावत है। देखिए जायसी कृत पद्मावत क्या है, ये आपको प्रश्न याद होगा। जायसी कृत पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है, याद रखिएगा, जायसी कृत पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है, ये प्रश्न वैसे आ सकता है, और नहीं भी आए तो वो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इतना सरल प्रश्न तो शायद नहीं पूछा जाएगा कि जायसी कृत पद्मावत क्या है। तो ऑप्शन याद रख लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि एक महाकाव्य है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? सूरदास की, नंददास की, मीराबाई या कृष्णदास? तो सरल आंसर है इसका मीराबाई की कृति है बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार। उपयुक्त किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिहारी जी की, ऑप्शन बी रसलीन, ऑप्शन सी केशव दास जी की, या ऑप्शन डी गणानंद जी की। तो देखिए यहाँ पर जो पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है कि ये पंक्तियां किसकी हैं, तो याद रखिएगा कि अगर ये पंक्तियां आती हैं कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुके झुके परत जेहि चितवन एक बार, तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं वह है रसलीन जी की, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं। देखिए पहले भी प्रश्न आया था, ठीक है, आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया गया था, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन थे? जयनेंद्र कुमार जी। अब यहाँ पर जो प्रश्न का जो विकल्प है वो है ऑप्शन ए प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद्र जोशी और वृंदावन लाल वर्मा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार हैं वह है ऑप्शन सी इलाचंद्र जोशी। तो यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, जैनेंद्र कुमार भी हैं और इलाचंद्र जोशी भी हैं। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार जी भी हैं और इलाचंद्र जोशी जी भी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, या निबंध है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि यह एक क्या है? यात्रा वृतांत है, और किसका है बताइए? अज्ञे जी का। ठीक है, याद रखिएगा, एक बूंद सहसा उछली जो है किस विधा की रचना है? यह एक यात्रा वृतांत है, और इसके जो रचनाकार कहते हैं तो वह है अज्ञे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है, यानी पंक्तियां दी गई हैं उनको उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए सबसे पहले पंक्ति कौन सी दी गई है? देखिए 4 पंक्तियां हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं इनके बारे में। तो देखिए सबसे पहली पंक्ति है, राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है। ये जो पंक्ति है वह किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, या विजयदेव नारायण, या प्रभाकर माचवे। तो देखिए पहली जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है वह किसकी है? यहाँ पर इसका मिलान होना चाहिए तीसरे के साथ, यानी रघुवीर सहाय जी की ये पंक्ति है। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, ये पंक्ति रघुवीर सहाय जी की है। अब इसके बाद दूसरा है कि क्या करूं जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा। ये जो पंक्ति है वह किसकी है? तो याद रखिएगा ये जो पंक्ति है वह है किसकी है बताइए? ये पंक्ति है गिरिजा कुमार माथुर जी की, यानी यहाँ पर याद रखिएगा जो बी है उसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अब तीसरा है कि अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूं। ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? तो याद रखिए इसका जो मिलान होना चाहिए वह होगा दूसरे के साथ, यानी सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी का जो है दूसरे विकल्प के साथ यहाँ पर सही होगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब इसके बाद देखिए अगला है कि साधु आज मेरे
सत की परीक्षा है। और ये जो पंक्ति है वो किसकी है? देखिए ये जो पंक्ति है वह है विजय देव नारायण जी की। यहाँ पर डी का 4 हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये पंक्तियां हैं, याद कर लीजिएगा, इनके जो कवि हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित करना है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला दिया गया है ठेले पर हिमालय। तो देखिए सबसे सरल है, ये आपको पता होगा ये किसका है? धर्मवीर भारती। ठीक है, याद रखिएगा धर्मवीर भारती जी का है। तो ए का जो मिलान किसके साथ होगा? 5 के साथ। अब इसके बाद देखिए आखिरी चट्टान, सबसे सरल मोहन राकेश। तो देखिए इसका मिलान तीसरे के साथ होना चाहिए। अब इसके बाद तीसरा है सुबह के रंग। तो देखिए सुबह के रंग जो है कृति किसकी है? सुबह के रंग है अमृत राय की, यानी इसका मिलान सेकंड के साथ होगा। ठीक है, याद रखिएगा ठेले पर हिमालय किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। आखिरी चट्टान मोहन राकेश, सुबह के रंग अमृत राय की है, और पैरों में पंख बांधकर ये बताइए किसकी है? रांगे राघव की है या रामवृक्ष बैनीपुरी की है? तो ये पैरों में पंख बांधकर किसके साथ मिलान होगा? रामवृक्ष बैनीपुरी, यानी पैरों में पंख बांधकर कृति किसकी है? रामवृक्ष बैनीपुरी। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये मिलान होगा। तो आप यहाँ पर देखिए कूट भी यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए हमारा जो विकल्प था इसमें से सही हो जाएगा जो है ऑप्शन, कौन सा सही होगा? देखिए हमने किसके साथ मिलान किया था ऊपर? देखिए पहला जो मिलान था वो 5वें के साथ था। तो देखिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा। और ये पंक्तियां जो दे रखी होती हैं वो भी आ सकती हैं पेपर में, तो पंक्तियां और उनके कवियों के बारे में आप लोग याद कर लीजिएगा। और यात्रा साहित्य वगैरह आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस कवि का जो है कौन सी पंक्ति है और किस लेखक की कौन सी रचना है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज का प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।